हेलो बच्चों, एनआरसी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक मिरर स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में दर्पण कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम। अब अगला टॉपिक हम लोगों का दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण जो होता है, यदि हम कांच की कोई प्लेट लें और उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें, कलई करने के बाद उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, तो कांच की जो प्लेट की दूसरी सतह होती है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करने लगती है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषा क्या होती है, यहां पर लिखी हुई है कि जब किसी कांच की चिकनी प्लेट की एक सतह पर पारे या चाले की पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो कांच की दूसरी सतह परावर्तक तल की तरह कार्य करने लगती है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण जो है, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। यदि हम कांच की कोई समतल प्लेट ले लें और उसके एक पृष्ठ पर पारे या चाले की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें, तथा कांच की समतल प्लेट की दूसरी सतह जो रहती है वो परावर्तक तल की भांति कार्य करती है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इस तरीके से समतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाती है कि एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट को समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा दर्पण जो होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि हम कांच के खोखले गोले के एक भाग को काट दें और उस कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर अगर हम लोग कलई कर दें तथा दूसरा पृष्ठ जो है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, तो इस तरीके से हमें जो है गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है उसकी परिभाषा क्या लिखी जाती है? यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके ऊपर या उसके एक पृष्ठ पर हम कलई कर देते हैं तथा दूसरा पृष्ठ जो रहता है परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो रहता है इसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? देखें, यदि हम मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला ले लें। अब कांच के खोखले गोले को अगर हम काट दें साइड से, एक हिस्सा ये करता है, एक हिस्सा ये करता है, ठीक। तो अवतल गोलीय दर्पण हमें कैसे मिलता है? परिभाषा क्या होती है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, अगर ये उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए तथा दबा हुआ भाग जो रहता है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, उभरे हुए भाग पर कलई की जाए और दबा हुआ भाग परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, किसमें? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाए और उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तक तल की भांति कार्य करे, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों परिभाषा हो गई। इसका फिगर जो है ये साइड में बना हुआ है। ये हम लोगों का समतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला है कि दर्पण जो होता है दो प्रकार का है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर ये रहा है और उत्तल दर्पण का फिगर ये। अवतल दर्पण में क्या होता है कि कांच के खोखले गोले का कटा हुए भाग का एक हिस्सा जो रहता है, इसके एक भाग पर या एक पृष्ठ पर पॉलिश किया रहता है, कलई किया रहता है, और दूसरा पृष्ठ जो रहता है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, तो ये हम लोगों का अवतल दर्पण बन जाता है। और दूसरा दर्पण जो उत्तल दर्पण है, इसके दबे हुए भाग पर कलई किया रहता है और उभरा हुआ भाग जो रहता है वो परावर्तक तल की भांति कार्य करता है। तो ये हम लोगों का समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहा जाता है और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं।
अगला है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। तो इसमें पहली परिभाषा हम लोग की आती है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है? देखिए, अब देखा जाए अगर हम लोग गोलीय दर्पण दो प्रकार का बताया गया है। नंबर एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर कलगी रहती है और दबा हुआ भाग जो रहता है वो परावर्तक तल की भांति कार्य करता है। तो इस दर्पण का ध्रुव क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है? लिखा जाता है कि गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण जो भी कहना चाहें, लिखा जाता है कि दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं पोल। इंग्लिश में इसे पोल कहा जाता है, इसलिए इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या हो जाती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बन जाती है? अगर हम उत्तल दर्पण में देखें इस चीज को, तो उत्तल दर्पण क्या रहता है हम लोगों का? दबा हुआ भाग कलैया रहता है और उभरा हुआ भाग जो रहता है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। ये कलई किया हुआ है, कलई लिख दिया, और यहां पर क्या है? ये परावर्तक तल है। तो इसका भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये हम लोग का पोल ध्रुव। गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो लिख दिया जाता है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा क्या बनती है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? तो दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, अगर हम इस अवतल दर्पण को कंप्लीट करें तो इस तरीके से ये गोला बन जाएगा और इसका केंद्र ये हो जाएगा। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा गोला और इसका केंद्र यहां पर हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी? दर्पण कौन कौन सा है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अगर हम बात करें दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाती है? गोलीय दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर उत्तल दर्पण के गोली वक्रता केंद्र की बात करें तो ये यहां पर सी है। अब ध्यान से सुनेंगे कि अवतल दर्पण में जो रहता है वक्रता केंद्र, वो परावर्तक तल की तरफ, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का परावर्तक तल इस साइड है और इसी साइड ही हम लोग का वक्रता केंद्र है, और दूसरा साइड क्या कलैया होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक तल के दूसरी तरफ होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की तरफ तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के दूसरी तरफ होता है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अगली परिभाषा क्या बनती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यहीं से हम देख लेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, या कह लीजिए कोई भी बिंदु ले सकते हैं। यहाँ पर अगर इस गोले की बात हम करें, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर भी सब ये त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखा जाता है गोलीय दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग का हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्पष्ट है? क्या होता है वक्रता त्रिज्या? दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह भी कह सकते हैं आप लोग कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये हम लोग की क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी। अगला होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष जो होता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये रेखा जो हो जाएगी हम लोग की,
इसे हम क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये मुख्य अक्ष है। परिभाषा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा क्या बनती है इसमें, इसकी इंग्लिश है प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस जो हो जाता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर चलने वाली ये प्रकाश की किरणें हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है क्या, ये अवतल दर्पण की बात है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में ये हम लोग का मुख्य अक्ष है। यहां पर हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये दर्पण है, इसका परावर्तन जब होगा तो ये इस तरीके से जाएगी, प्रकाश की किरण परावर्तित होगा। तो अब यहां पर जब हम इसको मिलाएंगे, ये वास्तव में तो नहीं मिल रही है, केवल हम इसको आगे बढ़ाकर मिलाएंगे तो ये प्रतीत होगा, आभासी रहता है। ये हम लोग का कैपिटल है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण का है और ये उत्तल दर्पण का है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और इसमें उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दें, दोनों को एक बार में बोले तो लिखा जाता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण, या लिखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल दर्पण, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से लीजिए, क्या होता है, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, उसे हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग क्या होती है, फोकस दूरी। इसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहा जाता है। मुख्य फोकस तथा, यह लिख दिया जाता है कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर मुख्य फोकस में एक बात और जान लीजिए आप लोग कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें रहती है वो वास्तव में मुख्य अक्ष पर मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती, आभासी। इसका मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक रहता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु रहता है वो आभासी रहता है। तो यहां से हम लोग का फोकस दूरी भी हो गया है। क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अगली हेडिंग है फोकस तल क्या होता है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, जैसे ये हम लोग का दर्पण है, दर्पण का मुख्य फोकस है,
तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाला तल जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस तल कहते हैं। परिभाषा क्या होती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास, अगर से बात करें हम यहां से यहां तक, ये M1 और ये M2, ये क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये तो हम लोग की थी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला क्या था, ध्रुव क्या है, दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा जो है मुख्य अक्ष, और फिर मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, दर्पण का द्वारक। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बस अगला टॉपिक जो है कल बताया जाएगा, इसमें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं और कितने हैं।